ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों ये पेपर 1 है जो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी का पेपर जो सेमेस्टर 4 का पेपर है जो अब एग्ज़ाम होने वाली हैं जो फाइनल ईयर की इलेक्ट्रीशियन की, उसके लिए बहुत पूर्ण इसमें क्वेश्चन है जो शायद क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका मैच कर जाए। ये सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम है जो NCVT के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था जब सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि दो सेमेस्टर को मिला के एक साल बना दिया गया। पहले 4 सेमेस्टर का आपका ITI होता था, लेकिन अब करंट टाइम में है कि 2 सेमेस्टर मिला के एक ईयर और 2 सेमेस्टर मिला के फाइनल ईयर बना दिया गया है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए जो होगा आपका 3rd और 4th सेमेस्टर होगा। तो ये 4th सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके लिए यहाँ पे हमने लाया। इस पर एक एक सवाल पे और एक एक क्वेश्चन के ऑप्शन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन आखिर में कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाह रहा है, अच्छे से हम लोग समझेंगे। और इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और वैसे मैं हर एक क्वेश्चन का हर एक डाउट आपको क्लियर करते चला जाऊँगा आखिर ये क्यों ऐसा है। ठीक है, पहला, निम्न में से कौन सा सक्रिय तत्व, सक्रिय मीन्स होता है एक्टिव एलिमेंट, मतलब कौन सा तत्व है जो एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट वह एलिमेंट होता है, पहले एक्टिव एलिमेंट समझ लीजिए क्या होता है सक्रिय तत्व, कि वह एलिमेंट जो विद्युत या कोई भी एनर्जी को क्या करे, बढ़ा सके या पैदा कर सकते, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट देखने में देखिए प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है, इसलिए आपका ये गलत होगा। इंडक्टर भी धारा का क्या करता है, धारा पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन एक सेल है ये आपको धारा पैदा कर सकता है, इसके लिए सेल आपका यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान दीजिए 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा करता था, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 50 क्वेश्चन है। पार्ट 1 में हम 25 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो सेल है एक एनर्जी को पैदा करता है, एनर्जी हमारा विद्युत एनर्जी पैदा करता है, तो ये हमारा सेल जो आपका होगा ये एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे ऊपर एक्टिव पूछ दिया, नीचे पैसिव पूछ दिया। निम्न में से कौन सा निष्क्रिय तत्व है, तो जो अगर इसको कर सकता है वो इसको भी ऑटोमेटिक कर सकता है। इसका आंसर आपका होगा प्रतिरोध, क्योंकि देखिए बैटरी भी हमारा क्या करती है, ऊर्जा का जनरेशन करती है, पैदा करती है, सेल भी ऊर्जा को पैदा करती है और जनरेटर भी ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो सभी क्या करते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं, तीनों एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। और जो प्रतिरोध हमारा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी सही है। ठीक है, तीसरा दिया है ओम का नियम में लागू नहीं होता, मतलब किस पे है जो ओम का नियम लागू नहीं होता। इंग्लिश में बात करें लिखेंगे ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन, यानी ओम का लॉ किसके लिए किफ़ायती नहीं है या लागू नहीं होता है। DC सर्किट, पहला ऑप्शन दिया DC सर्किट, DC के लिए ही ओम का नियम होता है। जो एक्चुअली बात किया जाए तो सबसे अच्छा ओम का नियम DC परिपथ के लिए ही होता है, उच्च करंट के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, हाई करंट है तब नहीं काम करेगा, तब भी आपका काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, गलत लिखेंगे। ठीक है, छोटे प्रतिरोध पे ओम का नियम छोटे प्रतिरोध पे भी काम कर सकता है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी होगा, अर्धचालक पे। हाँ, सेमीकंडक्टर पे ओम का नियम नहीं लागू होता है। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक लीनियर डिवाइस नहीं है, एक प्रकार की वो ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी होगा, अर्ध सुचालक यानी सेमीकंडक्टर इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक NPN ट्रांजिस्टर में तीर किसको सूचित करता है, जो तीर होता है वो किसको सूचित कर सकता है, उत्सर्जक, बेस, कॉन्फ्रेक्शन पर निर्भर करता है या कलेक्टर पे। उत्सर्जक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एमीटर। ठीक है, इसको कहते हैं एमीटर, इसे कहते हैं बेस का बेसर कहेंगे, और ये कलेक्टर को कलेक्टर ही हम कहेंगे। ठीक है, तो जो हमारे ट्रांजिस्टर को जो हमारी सूचित करती है, यानी जो तीर दिखाती है, तो बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एमीटर से किधर जा रही हैं, बेस की तरफ जा रही हैं। आपको इसी तरह दिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये एमीटर होता है जो बेस की तरफ आपका जो धारा आपकी बहेगी, एमीटर से बेस की तरफ आपकी धारा यहाँ पे जा रही है। ठीक है, वह NPN रहती है तो एमीटर से बाहर निकलती है। ठीक है, तो जो हमारा
जो हमारा तीर का निशान होता है वो उत्सर्जक यानी एमीटर के लिए होता है कि एमीटर से धारा हमारा बेस की तरफ क्या है, बह रही है या जा रही है। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, एक एन-पी-एन ट्रांजिशन के परिचालन में इलेक्ट्रॉन का कौन से रीजन के आर पार होता है, मतलब किस रीजन पे, ब्रेकडाउन रीजन, मतलब ब्रेकडाउन होता है, कलेक्टर होता है, कई रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो 5वां का है, इन द ऑपरेशन ऑफ एन-पी-एन ट्रांजिशन द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस विच रीजन, किस रीजन से हमारा होता है, तो उत्सर्जक रीजन से यानी एमीटर रीजन से ही हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, वह रीजन जहाँ पर उच्च प्रतिकर्षण होता है ऐसा नहीं है, पी टाइप बेस रीजन नहीं, बेस रीजन जहाँ निम्न रिक्तीकरण हो, जहाँ कम होल्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, उत्सर्जक रीजन यानी एमीटर रीजन, उत्सर्जक को इंग्लिश में एमीटर कहते हैं। ठीक है, इनपुट वोल्टेज का मान क्या होगा यदि ए बीटा बराबर 1 तो इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो यहाँ इनपुट वोल्टेज का मान पूछा है और ऑलरेडी यहाँ पे कह दिया इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है। जब इनपुट का मान 5 वोल्ट है तो देने वाला इनपुट का जब दिया जा रहा है 5 वोल्ट तो उसका मान पूछा जाएगा, तो आंसर नंबर आपका बी ही सही होगा कि 5 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, डायोड टर्मिनल डिवाइस, मतलब डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन ये पूछता है। तो डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो डायोड में एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। कैथोड होता है, 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8वां है एलईडी का अर्थ बताइए, मतलब एलईडी का मतलब क्या होता है, या एलईडी का फुल फॉर्म। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइटिंग डिवाइस, गलत। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइन इमेटिंग डिवाइस, गलत। दिया है लाइटिंग इमेटिंग डिवाइस, लेकिन हम एलईडी को हम लोग कहते हैं लाइट एमिटर डायोड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे डायोड नहीं डिवाइस लिखा गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, लाइट इमेटिंग डिवाइस। ठीक है, अगर डायोड नहीं दिया है तो आप डिवाइस पे मार सकते हैं। ठीक है, लाइमेन डायरेक्टर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा। 8वां क्वेश्चन है, 9वां है, यूजीटी के पास कितने जंक्शन होते हैं, यूजेटी। अगर आप यूजीटी का क्या बोलते हैं, यूजीटी का अगर आप सिंबल जानते हैं तो आप पता कर लेंगे कि कितने उसमें जंक्शन होते हैं, जंक्शन देख के भी आप लोग बता सकते हैं। तो यूजेटी का मात्र एक ही जंक्शन होता है, यूजेटी आपका ऐसे ही बना होता है, ऐसे रहेगा, फिर आपका यही होता है यूजीटी का। ठीक है, तो यूजीटी का जब इस तरह हमारा यूजेटी बनती है तो यहाँ पे कितने जंक्शन हुए, जब एक ही जंक्शन यहाँ पे बनता है तो नंबर ऑफ जंक्शन कितना होता है यूजेटी के, एक होते हैं, 9 का आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मूलभूत प्रकार के मटेरियल क्या होते हैं, मूलभूत अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो आपको लिखाएगा कि व्हाट इज द इंट्रिंसिक टाइप मटेरियल। इंट्रिंसिक यानी शुद्ध जो सेमीकंडक्टर होता है वो चालक होता है या अचालक होता है। तो देखिए शुद्ध अर्ध सुचालक होता है या प्रतिरोधक मटेरियल होता है, शुद्ध सुचालक के साथ शुद्धता, अर्ध सुचालक के साथ अशुद्धता, प्रतिरोध मटेरियल, कंडक्टिव मटेरियल, शुद्ध अर्ध सुचालक। तो जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो आपका क्या होता है, वो चालकता नहीं होती है, क्या बोलते हैं, उसके अंदर चालकता नहीं होती है। ठीक है, तो शुद्ध अर्ध सुचालक होगा। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक। जब एक्सटेंसिक होता है, ये तो पूछा इंस्ट्रक्शन के बारे में, आईएन से जिसका स्पेलिंग स्टार्ट होता है, और जो होता है एक्सटेंसिक होता है, जो एक्सटेंसिक होता है उसमें क्या करते हैं, हम इसमें इम्प्योरिटी मिला देते हैं और शुद्धि मिला देते हैं, तब जाकर हमारा जो कंडक्टर होता है वो चालक बन जाता है। जब इसमें इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं तो उसे हम लोग इंट्रिंसिक कहते हैं, तो हो जाता है शुद्ध अर्ध सुचालक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। 11वां है, एन टाइप अर्ध सुचालक बनाने के लिए हमें मात्रा में वैलेंट अशुद्धि मिलानी होगी। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, टू मेक एन
टाइप सेमीकंडक्टर वी हैव टू एडिट वैलेंटी इम्प्योरिटी, मतलब क्या उसमें अशुद्धि मिलाना पड़ेगा वैलेंटी। तो देखिए जो जो एक होता है टेट्रावैलेंट, एक होता है पेंटावैलेंट। टेट्रावैलेंट जो होता है उसमें त्रिसंयोजी मिलाते हैं और पेट्रावैलेंट में 5 संयोजी। तो एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट में हम लोग 5 मिलाते हैं, ठीक है। इसमें 5 वैलेंसी बैंडों वाले यानी 5 इलेक्ट्रॉनों वालों को हम लोग, इलेक्ट्रॉन सोर्स वालों को हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो पंच संयोजी जो हमारी धातु होते हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, एक ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोडों की आवश्यकता होती है। ब्रिज रेक्टिफायर बहुत आसान सा सवाल है, कुछ 4 रेक्टिफायरों की जरूरत होगी। आपको पता होगा ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए ऐसे करके एक लेंगे, सॉरी एक डायोड हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक। दोनों का मुंह ऐसे रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा। फिर इसी तरह के इधर भी रहेंगे हमारे 2, ठीक। इनका ऐसे मिले रहेंगे हमारे 2, ठीक है। जब इन पे जब हम लोग सप्लाई देंगे तब जब हमारी AC टू DC हमारा बदलने लगेगा, ठीक है। इसका शायद मुंह इधर रहता है, इधर रहता है ऐसे, ठीक है। दो का पेयर इधर रहेगा, 2 का पेयर इधर रहेगा, मतलब 2 का पेयर इधर रहेगा, 2 का पेयर इधर, टोटल हमारे 4 डायोड होते हैं, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 4 डायोडों की जरूरत पड़ती है। रेक्टिफायर का उपयोग को बदलने किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग क्या बदलने के लिए कहते हैं। देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग करते हैं AC टू DC बदलने में। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही होगा। DC टू AC को बदलने का हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। DC से जब हम AC में जाते हैं तो उसे इन्वर्टर कहते हैं, जब AC से DC में आते हैं तो रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। AC को AC में जो बदलता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, और DC को जो AC में बदलता है, ये तो दोनों सेम क्वेश्चन है बाबू। तो जो DC को AC बदलता है तो हमारा क्या कहलाता है, वो इन्वर्टर कहलाता है। AC को AC में जो बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर क्या कहता है, AC को और ज़्यादा AC में बदल देता है। ये अगर पूछ रहे DC को DC में, तो DC को DC में बदलने के लिए हम लोग चॉपर प्रयोग करते हैं। चॉपर के प्रयोग से हमारा क्या होता है, DC जो होती है हमारी उसकी जो बढ़ जाती है, DC को हम लोग और निम्न वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में हम लोग डाल सकते हैं। न्यूनतम तो न्यूनतम थ्रेम होल्ड वोल्टेज कहलाती है। 14 नंबर का है, न्यूनतम थ्रेम होल्ड वोल्टेज कहलाती है। तो अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आप समझ में आपको अच्छे से आएगा कि मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज नाउ TH और आपका हो जाएगा RES, ये R है, RESHOLD, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड वोल्ट को किस नाम से भी जाना, देखिए दूसरा नाम पूछा है, ड्रिफ्ट वोल्टेज नहीं, ड्रिफ्ट वोल्टेज नहीं होता, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कहते हैं। एक इंसुलेटर के लिए ब्रेकडाउन प्रयोग किया जाता है, जब वो इंसुलेटर उससे अधिक वोल्टेज पाता है तो चालक की तरह काम करने लगता है, उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इसे कहा जाता है नी वोल्टेज, ठीक है। नी वोल्टेज का उल्टा होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। नी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो आपकी वोल्टेज, उसे कहते हैं नी वोल्टेज, कि जैसे आपकी वोल्टेज जितना आ रही है उस वोल्टेज, जब वह वोल्टेज वहाँ से इंक्रीज हो जाती है वो नी वोल्टेज कहलाती है। जब वहाँ से क्या करती है वो बढ़ जाती है तो नी वोल्टेज कहलाती है, और कम होती तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। हम रिपल को कैसे हटाएंगे, प्रतिरोध के साथ, हाँ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, इंडक्टर के साथ लगा सकते हैं। फिर 15 नंबर का है, 15 का जो बी है का है सबर सर्किट के माप से, सुबर सर्किट। 15 नंबर का है सुबर सर्किट, ठीक है, विथ सबर सर्किट या विथ फिल्टर सर्किट। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही होगा। क्या होगा, फिल्टर सर्किट, क्योंकि प्रतिरोध भी एक प्रकार का फिल्टर काम करता है, इंडक्टर भी फिल्टर काम करता है। तो फिल्टर सर्किट में आपका प्रतिरोध भी आएगा, इंडक्टर भी आ जाएगा, तो तीनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। फिल्टर सर्किट के साथ हम लोग क्या कहते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं। 16 नंबर है, ट्रांजिस्टर को किसके तौर पर उपयोग किया है। ट्रांजिस्टर का उपयोग हम किस तौर पे करते हैं, ठीक है, रजिस्टर के रूप में,
रेक्टिफायर के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में, या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या डी हो जाएगा, एम्पलीफायर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। रेगुलेटर आईसी सीरीज के साथ शुरू होता है। रेगुलेटर यानी जो वोल्टेज को रेगुलेट करती है वह सीरीज कैसे स्टार्ट होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई फ़ोन लिए हैं, सीरीज का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें कोई फ़ोन लिए हैं, जैसे सैमसंग का J2, J1, J3, J4, ऐसे करते करते J7 तक गया है। जैसे एप्पल की बात करें तो एप्पल में देखिए iPhone 1, 2 करके ऐसे करके iPhone 5, 6, 3 करते करते 10 तक आ गया, 11 तक आ गया, 12 तक चला गया। इसी तरह वोल्टेज रेगुलेटर के लिए भी एक सीरीज चली है। तो सीरीज कौन सी होती है, 78XX। मतलब पहले कोई स्टार्टिंग 2 नंबर 78 होगा, बाद के जो नंबर होंगे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 78 आपका क्या होगा यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, जो क्या करता है, कांस्टेंट पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज, यानी जो आपका ये 78 के बाद से जो भी आपकी आईसी स्टार्ट होती है, 78 से जो भी आईसी स्टार्ट होती है वो कांस्टेंट पॉजिटिव और आउटपुट वोल्टेज हमें देगी। ठीक है, कांस्टेंट और पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज देगी, ये जो हमारी 78 से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि ये वोल्टेज क्या करती है, रेगुलेट करती है। 18 नंबर है, रेगुलेटर आईसी की एप्लीकेशन होती है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें, एप्लीकेशन ऑफ रेगुलेटर इज, मतलब क्या होती है। तो करंट स्थिरता, इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा स्थिरता, वोल्टेज स्थिरता। जी हाँ, देखिए जो 78 नंबर जो आईसी है, आईसी से 2 क्वेश्चन बने हैं, दोनों एक दूसरे के ही रिलेटेड है। तो वोल्टेज स्थिरता के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, आईसी का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, आईसी का प्रयोग करते हैं वोल्टेज स्थिरता के लिए। ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन आपने देखा होगा, ऊपर भी इसी तरह था कि आईसी सीरीज जो होती है शुरू होती है रेगुलेटर के लिए और फिर वोल्टेज स्थिरता के लिए, फिर ऑप्शन में यहाँ दे दिया रेगुलेटर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर, निम्न में से कौन से प्रकार का रेगुलेटर अधिक कार्यकुशल माना जाता है। मतलब कौन सा रेगुलेटर है जो अधिक कार्यकुशल माना जाता है, मतलब किसी कार्यकुशलता सबसे अधिक है। ठीक है, स्पेशल रेगुलेटर 19 का होगा, या स्पाइक रेगुलेटर, या ये सभी। तो जो आपका स्विचिंग रेगुलेटर होता है, ये सबसे किफ़ायती वाला रेगुलेटर जो होता है आपका स्विचिंग रेगुलेटर होता है। ठीक है, ये जो स्विचिंग रेगुलेटर होता हो, जो लीनियर रेगुलेटर हैं उनसे कहीं बेटर आपका होता है स्विचिंग टाइप रेगुलेटर। ठीक है, जो बहुत अधिक इसकी दक्षता होती है, कार्यकुशलता होती है, जो आपका होता है स्विचिंग रेगुलेटर। ठीक है, सर्वाधिक सामान्य तौर पर उपयोग होने वाले अर्धसुचालक कौन होते हैं। सर्वाधिक सामान्य तौर पर मतलब सबसे ज़्यादा जो अर्धचालक का कौन सा उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन, SCR या सिलिकॉन, SCR नहीं, सिलिकॉन जो अर्धचालक होता है सबके लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है हर चीज़ का जर्मेनियम के अकॉर्डिंग सब चीज़ अच्छा है। ठीक है, लॉसेस भी इसमें कम है सिलिकॉन में, इसीलिए सामान्य तौर पर हम लोग सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा। अर्धसुचालक बॉन्ड द्वारा बनाया जाता है। अर्धसुचालक बॉन्ड द्वारा, किस बॉन्ड के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसुचालक को बनाते, ये पूछ रहा था। ये सेमीकंडक्टर इज फॉर्मेड बाय बॉन्ड, किस बॉन्ड से बनाया जाता है, समकक्ष बॉन्ड। 21 नंबर पे हम बात चर्चा कर रहे हैं, 21 नंबर कर रहे हैं, समकक्ष, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा कोवैलेंट बैंड। कोवैलेंट बस लिखा है, ये बैंड है। कोवैलेंट बैंड के द्वारा हम एक सुचालक अर्धसुचालक कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कोवैलेंट बैंड। आप अगर अर्धचालक पढ़ेंगे तो आप इस तरह आपको एक बैंड पढ़ने को मिलेगा, इधर एक रहेगा, एक इधर रहेगा। ठीक है, ये एनर्जी गैप वाला रहेगा, कोवैलेंट बैंड रहेगा, एक सहसंयोजी बैंड रहेगा, 3 बैंड होंगे। ठीक है, एक अर्धसुचालक की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर, एक अर्धसुचालक की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, किसकी प्रति क्या हुआ, एक अर्धसुचालक की प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर। इंग्लिश में पढ़ने लिखेगा रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब इसकी तुलना में कैसा होता है। ठीक है, तो जो अर्धचालक होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर से क्या होता है, अधिक होता है, और इंसुलेटर से कम होता है। तो इस तरह का जो आपका आंसर बनेगा तो ये होगा। ठीक है, जो इसकी जो कंडक्टर होती है कि इसकी जो सुचालकता होती है ये प्रतिरोधकता के बीच में होती है, दोनों की प्रतिरोधकता के बीच में, कंडक्टर और इंसुलेटर की के दोनों के बीच की इसकी जो
जो प्रतिरोध होता है इन दोनों के बीच का होता है, क्योंकि कंडक्टर जो होता है हमारा प्रतिरोध का बहुत कम विरोध करता है, लेकिन इंसुलेटर हमारा बहुत अधिक करता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है इन दोनों के बीच का होता है। लीकेज खराबी के निम्न में से वोल्टेज सर्किट के सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, किसका प्रयोग किया जाता है सुरक्षा के लिए? RCCB या ELCB, ठीक है, या MECB लीकेज के लिए, MOCB इसका भी नहीं प्रयोग है। MCB का हम लोग शॉर्ट सर्किट के लिए करते हैं या ओवरलोड के लिए करते हैं। लीकेज सर्किट के लिए हम ELCB या RCCB कहते हैं। RCCB ELCB का सुधरा हुआ रूप है, जिसे हम लोग कहते हैं रेजिडुअल सर्किट ब्रेकर, जो निम्न वोल्टेज पे हमारा ऑपरेट हो जाता है। निम्न वोल्टेज और निम्न करंट, यानी 100 मिली एम्पियर से कम भी करंट अगर यहाँ से निकल रही है तभी हमारी सर्किट क्या करेगी, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ये सही होगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है RCCB ELCB के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको किताब में मिलेगा कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मारें कि इसको RCCB को, ठीक है। तो इसका आपका ये आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन पे आप क्लेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक, कापर, सिल्वर, एल्युमिनियम मिस के रूप में विसर्जन है, मतलब जिंक है, कापर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये जो एलॉय ये धातु है किसके लिए प्रयोग करते हैं? MCB बनाने में, फ्यूज बनाने में, ACB बनाने में, मतलब एयर सर्किट ब्रेकर, ABCB का, OCB मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर, ACB का मतलब एयर सर्किट, OCB मतलब ऑयल सर्किट ब्रेकर। किसके लिए प्रयोग करते हैं इनका? तो इन लोगों का हम लोग प्रयोग करते हैं फ्यूज बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका B क्या होगा? सही हो। कापर का भी प्रयोग होता है, जिंक का भी प्रयोग होता है, सिल्वर का भी प्रयोग होता है, एल्युमिनियम का भी प्रयोग होता है। हम लोग किस लिए बनाते हैं? फ्यूज के लिए प्रयोग करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, MCB का अर्थ बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है, MCB का अर्थ बताइए। देखिए, तो MCB का जो अर्थ होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे सही है। अगला पार्ट 2 हम लोग जैसे जल्दी हम अपलोड कर देंगे, लेकिन आपका अगर एग्जाम है तो इस सारे क्वेश्चन को रट जाइए, जरूर न जरूर कुछ क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में इससे पूछ सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।